इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे आपातकाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी में क्यों मचा है गृह युद्ध। लेकिन सबसे पहले देखिए यूपी में कल रात किस वारदात से हंगामा हुआ। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत हम लखनऊ की खबर से कर रहे हैं, जहां बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के साले आदर्श ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने आयुष के कहने पर ही गोली चलाई थी ताकि 4 लोगों को फंसाया जा सके। 4 और लोग हैं जिनको फंसाने की कोशिश थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आयुष के साले को हिरासत में ले लिया है। सांसद कौशल किशोर के मुताबिक उनका बेटा कल रात करीब 2 बजे अपने साले के साथ टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान उनके बेटे पर फायरिंग हुई। गोली आयुष के कमर के ऊपरी हिस्से में लगी है। इलाज के बाद आयुष को घर भेज दिया गया, लेकिन जांच के बाद इस वारदात में कुछ और ही बात सामने आई। आयुष का जो साला है वो ये बता रहा है कि उसने आयुष के कहने पर यह गोली चलाई, जिसमें आयुष जख्मी हुआ है और मकसद 4 लोगों को फंसाने का था। आदर्श जो आयुष का साला है, सुनिए आदर्श क्या बता रहा है। बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो आप मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे अभी उस लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। अच्छा। लखनऊ के सीतापुर रोड का ये इलाका है, कमलाबाद, बड़ौली, वसुंधरापुरम। यहीं पर कौशल किशोर का बेटा रह रहा था। कौशल किशोर जो सांसद हैं बीजेपी के लखनऊ से, उनका ये कहना है कि बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और वो अलग इस घर में रहता था। रात में करीब 2 बजे कौशल किशोर का बेटा यहाँ से अपने साले के साथ निकला और सामने छठा मील है, वहाँ पे गया। घर वालों का ये कहना है कि खाना खा के टहलने निकला था और वहीं पर गोली लग गई। पुलिस उसको फौरन अस्पताल ले गई। हालांकि बेटे की हालत ठीक है, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब जो बेटे के साथ साला था, जो इस घर से कौशल किशोर के बेटे के साथ निकला था, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसने कबूला है पुलिस के सामने कि गोली कौशल किशोर के बेटे के ऊपर उसी ने चलाई थी, क्योंकि 4 लोगों को वो दोनों फंसाना चाहते थे। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, क्योंकि मामला एक सांसद और एक विधायिका के बेटे का है। कौशल किशोर की पत्नी भी लखनऊ के मलियाबाद इलाके से बीजेपी की विधायक है। तो पुलिस का पूरा ये कहना है कि जितना अभी तक जांच पड़ताल में पता चला है, ये कुछ आपसी मामला था और ये लोग किसी को फंसाना चाहते थे और खुद अपने ऊपर कौशल किशोर के बेटे ने अपने साले से गोली चलवाई है। तो एक बीजेपी के सांसद है कौशल किशोर, उनका बेटा है आयुष, बेटे आयुष का साला है आदर्श, जिसने गोली चलाई उसने खुद कबूल किया है और उसने कौशल किशोर के बेटे आयुष के कहने पर ही गोली चलाई है। पुलिस के सामने उसने ये बात कबूल की। हमारे साथ रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, क्या आयुष जो कौशल किशोर का बेटा है वो इस हालत में है कि उसने पुलिस के कुछ सवालों का जवाब दिया हो? जो बात आदर्श कह रहा है, जो आयुष का साला है, क्या वो सवाल आयुष से अब तक पूछा गया है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस कह रही है कि आयुष की हालत ठीक है, उसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से कौशल किशोर का जो बेटा है, उसका जो साला है, उसने पुलिस के सामने पूरा बयान दिया है कि किस तरह से गोली चलाई गई। ये जो आपको पीछे घर यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पर कौशल किशोर का बेटा रहता था। कौशल किशोर का कहना है कि लव मैरिज की थी, घर से अलग रह रहा था और यहाँ पे रह रहा था। रात में करीब इन लोग का कहना है कि 2 बजे खाना खाने के बाद साला और जो कौशल किशोर का बेटा है वो यहाँ पे टहलने निकले थे और इसके सामने सड़क पे छठा मील है, वहाँ पर गोली चल गई।
लेकिन पुलिस को शुरू से ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि गोली ऐसे लगी कि ज़्यादा नुकसान ना हो। सबसे पहला शक पुलिस को तभी गया। फिर जब साले से ज़्यादा पूछताछ की गई तो साले ने फिलहाल 4 नाम बताए हैं कि जिनसे बदला लेने की वजह से गोली उससे चलवाई गई है। तो फिलहाल साले से पुलिस की पूछताछ जारी है। कौशल किशोर के बेटे से भी पूछताछ चल रही है। कौशल किशोर का कहना है कि उनका बेटा जो है, जो उनसे बात हुई है, बेटे ने कहा है कि जो हमलावर थे उनको वो पहचानता नहीं था। फिलहाल पुलिस कुछ वक्त के बाद तस्वीर और साफ होगी और यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 4 से 5 लोग कौन हैं जिनको फंसाने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी ने आपातकाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने को गलत बताया, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस संस्थानों पर कब्जा कर रहा है। आज से 46 साल पहले देश में लगाए गए आपातकाल को इंदिरा गांधी के पोते और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस की गलती मानी है। राहुल गांधी न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए थे और प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात मानी। Was one blot on it. I don't know how you feel about that. 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. राहुल गांधी ने अपनी दादी के फैसले को गलत तो माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आज के वक्त में जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस और बीजेपी को कोसते हुए कहा, कांग्रेस और बीजेपी की तुलना न तब हो सकती थी और न अब। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गृह युद्ध तेज हो गया है। पहले G23 के विरोधी सुर सामने आए और अब बंगाल कांग्रेस में भी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस के अंदर आजाद बोल यानी G23 नेताओं के खुलेआम विरोधी सुर पर पहले से ही हंगामा हो रहा था। जगह जगह इस गुट के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस में बवाल मचा है। इस मुद्दे पर आनंद शर्मा और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आनंद शर्मा ने आईएसएफ के साथ गठबंधन को कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बताया, तो अधीर रंजन चौधरी ने जवाब में कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो पार्टी नेतृत्व की मंजूरी से किया। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में पहली रैली की और बंगाल की कानून व्यवस्था पर जमकर बरसे। जवाब में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने हाथरस की घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा की रैली में जब सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त यूपी के हाथरस की बेटी अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के बाद इंसाफ की गुहार लगा रही थी। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस की बेटी ने जो गुहार लगाई उसकी गूंज बंगाल तक सुनाई दी। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने हाथरस की घटना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। नुसरत जहां ने ट्वीट किया कि यूपी के सीएम के लिए बंगाल में प्रचार ज्यादा जरूरी है, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना नहीं।
शॉकिंग। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उस परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते? क्या बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता की टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी से 2 बार के विधायक और आसनसोल के मेयर रहे जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में भरपूर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। नेता और अभिनेताओं के अलावा क्रिकेटरों पर भी राजनीति में आने का जुनून सवार है। मंगलवार को टीएमसी के बागी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी आखिरकार काफी मशक्कत के बाद बीजेपी का दामन थाम ही लिया। हुगली के श्रीरामपुर में दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ली। जितेंद्र तिवारी की इससे पहले दिसंबर में भी बीजेपी में जाने की चर्चा तेज थी। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की नाराजगी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। वो हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री हैं, आसनसोल के मंत्री हैं, आसनसोल से सांसद हैं, तो उनके नेतृत्व में काम करूंगा। बिल्कुल, समस्या क्या? जितेंद्र तिवारी पंडाबेश्वर विधानसभा से विधायक है। वो पंडाबेश्वर सीट से दूसरी बार चुनाव जीते थे। आसनसोल में हिंदी भाषी वोटरों पर जितेंद्र तिवारी का बड़ा असर है। बीजेपी में शामिल होने वालों की लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर पीएम ने गुजरात के लोगों को शुक्रिया कहा। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस का सफाया हो गया है, जबकि गोधरा में ओवैसी की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। मंगलवार को गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी नेतृत्व की खुशी दोगुनी हो गई। बीजेपी ने शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। हैरानी की बात यह है कि ओवैसी की पार्टी ने गोधरा में बेहतर प्रदर्शन किया है। गुजरात की सभी 31 जिला पंचायतों पर बीजेपी को जीत मिली। 81 नगर पंचायतों में से 75 बीजेपी ने जीती हैं, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। 231 तालुका पंचायतों में से 198 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती। बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्वीट कर गुजरात की जनता का शुक्रिया कहा है। वहीं बुरी तरह हारने के बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। આજે જે પરિણામ આવ્યા છે અમારી અપેક્ષાથી બિલકુલ વિપરીત પરિણામો છે, પણ જનતાનો જે પણ જનાદેશ છે એનો અમે સાદર સ્વીકાર કરીએ છીએ। इस बार के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने गुजरात के मोडासा और गोधरा पर फोकस किया था और दोनों ही जगह उन्हें मुस्लिम वोटरों ने निराश नहीं किया। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बनता जा रहा है। भारत में अब तक सबसे ज्यादा 1,54,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दूसरे राउंड में स्पीड और भी तेज हो गई है। 2 दिन में ही 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कहीं लंबी लाइन ने हौसला नहीं तोड़ा तो कहीं गर्मी लोगों के इरादों को डिगा नहीं पाई। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आए। इसका ही नतीजा है कि अब तक 50 लाख लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्टर करवाया है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में मंगलवार शाम तक 6,09,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें 5,21,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। 4,34,000 से ज्यादा लोग 60 साल से ऊपर की उम्र के थे। 60,000 से ज्यादा लोग 45 साल से ऊपर की उम्र के थे। क्या नेता क्या जनता, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुंबई में बिजली नेटवर्क ठप होने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार जहां इसे साइबर अटैक बता रही है, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि मुंबई की बिजली इंसानी गलती के चलते गुल हुई थी। 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई और आसपास के इलाकों में कई घंटे तक बिजली ठप होने से हाहाकार मच गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि इसके पीछे विदेश से हुआ साइबर हमला है। उद्धव सरकार ने 200 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज विधानसभा में रखा जाना है। रिपोर्ट के महाराष्ट्र विधानसभा में आने से पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की पूरी थ्योरी ही खारिज कर दी। ग्रिड कोलैप्स मुंबई में हुआ था ना, वो उसकी जांच हमने कराई थी।
हमारे दो टीम वहाँ जा कर के जांच किए थे, स्पेशलिस्ट टीम्स। उन्होंने पाया कि वो ग्रिड कोलैप्स ह्यूमन एरर के कारण हुआ, जजमेंटल एरर्स के कारण हुआ, सर्कमस्टांसेस कंबाइंड विद जजमेंटल एरर्स। उसमें साइबर अटैक का कोई रोल नहीं। साइबर अटैक हुआ हमारे नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर पर, सदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर पर, मुंबई के स्काडा सिस्टम पर वो हुआ, और इसकी जानकारी भी हम लोग को मिली। उसका फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पाया गया ट्रोजन मैलवेयर, उसको निकाला गया। ये साइबर अटैक कहाँ से हुआ, ये इसका एविडेंस नहीं है। एक ग्रुप है रेड एको करके, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि चाइनीज ग्रुप है। हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कहाँ का ग्रुप है। केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार की थ्योरी भले ही फेल कर दी हो, लेकिन उद्धव के मंत्री रिपोर्ट पेश करने पर अड़े हैं। उनको जो कहना है उनको कहने दीजिए ना, मैं रखूंगा रिपोर्ट, उसके बाद उनका रिप्लाई पूछता हूँ। महाराष्ट्र सरकार की जांच रिपोर्ट में कहा गया है MSEB के सिस्टम से ऐसी वेबसाइट खोलने की कोशिश हुई जो ब्लैकलिस्टेड है, यानी ऐसी वेबसाइट जिनसे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद चीन में बैठी साइबर आर्मी ने जो प्रोग्राम तैयार किया था, उसने मुंबई के बिजली सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।